जहाँ तक आप जानते हैं कि मैंने आपको इसके पहले सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं, इसके पहले लगभग 4 लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। आज ये है आपका 5वां लेक्चर, जहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सर्फेसेज। बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं बर्बाद करूँगा क्योंकि समय आपका भी इंपॉर्टेंट है और हमारा भी। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेज, वो ये बताता है कि किस तरीके से अगर किसी स्फेरिकल सरफेस से और वो भी कैसा सरफेस हो, रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, मतलब एक मीडियम N1 हो और दूसरा मीडियम N2 हो, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर ट्रैवल करेगा तो किस तरीके से ट्रैवल करेगा, किस बिहाफ में वो बेंड करेगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इसके बारे में पूरा का पूरा स्टडी करना है इस पूरे टॉपिक में। आप परेशान मत होइएगा, आराम से लेकर चलूँगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेज में आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, 2 तरीके से रिफ्रैक्शन पढ़ना है। एक तरीका है आपका, या एक जो टॉपिक होगा वो होगा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के लिए, जिसको कि N1 टू N2 कहेंगे, और दूसरा मीडियम होगा आपका डेंसर टू रेयर मीडियम, यानी एक बार रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर पढ़ना है। इन दोनों फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आते हैं, 100% आते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले आपको जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ रेयर टू डेंसर। याद रखिएगा, रेयर टू डेंसर मैं आपको शुरू कर रहा हूँ और डेंसर टू रेयर मैं आपको दूंगा काम करने के लिए, और उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि आपको करना क्या होगा। अदरवाइज़ वो आपके लिए टास्क होगा, कम्प्लीटली टास्क होगा, वो कम्प्लीटली करना ही करना है आपको। कहाँ से कहाँ तक, डेंसर टू रेयर आपको करना पड़ेगा। मैं रेयर टू डेंसर आपको समझा रहा हूँ। चलिए फिगर को ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ बनाते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, दिस इज़ N2 एंड दिस इज़ N1। दिस मीडियम इज़ नथिंग बट वॉट, डेंसर मीडियम, एंड दिस मीडियम इज़ नथिंग बट रेयर मीडियम। मीन्स ये वाला मीडियम थोड़ा ज़्यादा सघन है, थोड़ा ज़्यादा घना है विथ कंपैरिजन टू दिस N1 मीडियम, या फिर इधर के मीडियम। आप इसको एयर और इसको वाटर या ग्लास कोई भी दूसरा मीडियम मान सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। आइए शुरू करते हैं। दिस इज़ वॉट, ये आप सभी फैमिलियर हैं, ये कुछ और नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है, जैसा कि हमेशा से बनती आई है। हमको करना क्या है, लाइट को इंसिडेंट करना है। लाइट इंसिडेंट कर गई। आपको मैंने पहले ही बताया कुछ वीडियोस में कि आप कैसे स्फेरिकल सरफेस के अंदर क्या लेते हैं, नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके बारे में मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप नॉर्मल की बात करेंगे या फिर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं किसी भी स्फेरिकल सरफेसेस पर, तो आपको पता होना चाहिए कि उस नॉर्मल का जो एक्सटेंडेड पोर्शन होता है, जिसको आप बढ़ाकर पीछे की ओर लेकर आते हो, वो हमेशा स्फेरिकल सरफेस के कहाँ पर कट करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कट करता है। कहाँ पर कट करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर करता है। तो अगर ये मेरा नॉर्मल है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, अगर ये नॉर्मल है इस सरफेस का, ये नॉर्मल है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जहाँ पर भी कट करेगा, दैट इज़ द कर्वेचर ऑफ द दिस स्फेरिकल सरफेस। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी इस बात का क्लियर रहिएगा इस बात में कि जहाँ कहीं पर भी रे जो कट करती है किस पर, जो नॉर्मल है, जो कि उस स्फेरिकल सरफेस पर ड्रॉ होती है, वो जब कभी भी कट करेगी तो हमेशा अपने कहाँ पर कट करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही कट करेगी, और कहीं पर कट नहीं करेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो अगर रे इंसिडेंट करके जा रही है कहाँ से, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो यू नो वेरी वेल, मैंने आपको बताया भी है कि रेयर से डेंसर मीडियम में जाने पर रे क्या करती है, बेंड करती है। कैसे बेंड करती है भाई मेरे, इस तरीके से बेंड करती है। इसको मैं कहता हूँ व्हाट, टूवर्ड्स द नॉर्मल, जिसको हम क्या कहते हैं, टूवर्ड्स द नॉर्मल। आप टूवर्ड्स द नॉर्मल इसको समझ भी सकते हो। अगर ये परपेंडिकुलर, अगर मैं थोड़ा सा कुछ गलत बना दिया हूँगा तो उसको चीज़ को टॉलरेट करिएगा, अदरवाइज परपेंडिकुलर या नॉर्मल ऐसे ही मैनेज करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात आ जाती है कि और इसमें चीज़ें क्या हो सकती हैं। देखिए, अगर ये बेंड ना होती तो कैसे चली जाती, सीधा चली जाती, लेकिन रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं, दैट इज़ वाई इस रे को क्या करना पड़ा है, बेंड करना पड़ा है। ये बात आपको साफ साफ दिख रही है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, अगर इस रे को जो मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, अगर मैं इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करूँगा तो ये कहीं यहाँ पर कट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं नॉर्मल और उसके बीच में एंगल निकालूंगा तो दिस इज़ वॉट, इंसिडेंट एंगल। सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बता दे रहा हूँ। दिस इज़ वॉट, रिफ्रैक्टेड एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, अगर यहाँ से उठे हुए एंगल को, यानी जिस एंगल से रे इंसिडेंट करके इंक्लाइंड करके आगे की ओर बढ़ रही है, किसकी ओर, सरफेस की ओर बढ़ रही है, उसको मैंने मान लिया अल्फ़ा, इसको मान लिया मैंने बीटा, और इधर मैंने एंगल को मान लिया व्हाट, गामा।
इधर मैंने एंगल को मान लिया है गामा। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए, तो ये बन गया है आपका क्या, कंप्लीट फिगर मैंने बना दिया है आपका। जब रे ट्रैवल करके जाती है कहाँ से कहाँ तक, जब रे ट्रैवल करती है, इंसिडेंट रे ट्रैवल करती है कहाँ से, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ। रेयरर मीडियम N1 है और डेंसर मीडियम क्या है, N2 है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे आइए, अब बात करते हैं कि अगर रे इस तरीके से ट्रैवल करके जा रही है तो आपको प्रूफ क्या करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रूविंग इसकी कुछ होगी N2 अपॉन V1 माइनस N1 अपॉन U1, या U1 V1 के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। प्रूविंग जो करना है आपको वही करना है, N2 माइनस N1 अपॉन R, यही प्रूव करना है, इस रिलेशन को प्रूव करना है। और इसके बारे में हम कैसे स्टेप वाइज स्टेप प्रूव करेंगे, इस बारे में हम यहाँ पर आपको जिक्र करेंगे और बताएंगे। यहाँ से न्यूमेरिकल 101% बनता है, इस बात का एकदम ध्यान रखिएगा। अगर आप इस चीज़ को छोड़ कर जाते, मुझे यहाँ डेरिवेशन कराने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन मैं समझा इसलिए रहा हूँ कि इन केस अगर आप कहीं पर भूल जाते हैं तो आप अपने तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा चीज़ मैं आपको और डिस्कस कर देना चाह रहा हूँ। आप पूरी की पूरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को, पूरे की पूरी वेव ऑप्टिक्स को जो भी पढ़ेंगे, आपकी बुक NCERT में ही लिखा है, आप उसको पैरेलक्स मेथड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। पैरेलक्स मेथड क्या होता है इसके बारे में बताइए। तो आपने क्लास 11th में पैरेलक्स मेथड पढ़ा होगा कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस या लार्ज डिस्टेंस के लिए किसी ऑब्जेक्ट का मुझे डिस्टेंस मेज़र करना है कहीं से, तो हम उसके लिए क्या मानते थे कि दोनों ऑब्जेक्ट से, जहाँ से ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, दोनों आंखों के बीच में जो ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है वो क्या बना रहा है, बहुत छोटा एंगल बना रहा है, जो कि बहुत छोटा एंगल बना रहा है। और अगर छोटा एंगल बनाएगा तो उस छोटे एंगल के सामने का जो कर्वेचर होगा या सामने का जो डिस्टेंस होगा, जो कि हमारे दोनों आंखों के बीच का गैप था, वो भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। और बेसिकली वो छोटा ही होता है। तो पैरेलक्स मेथड ये कहता है कि आप किसी चीज़ को, किसी डिस्टेंस को या किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी चीज़ को आप इस तरीके से मेज़र करो कि वो प्रैक्टिकली आप उसको कैसे स्टडी कर रहे हो, उस फिगर को आप बस जूम करके स्टडी कर रहे हो। अदरवाइज़ रियल लाइफ में वो चीज़ें कैसी हैं, बहुत इंटेंगल्ड हैं एक दूसरे से, बहुत नज़दीक है, बहुत पास सारी चीज़ें रखी गई हैं, जिनके बीच में गैप आप नहीं बता सकते हो। अगर इस रे को मैं इंसिडेंट करा रहा हूँ तो पैरेलक्स मेथड ये कहता है कि ये फिगर तभी मैं बना पाया हूँ जब इसकी जूम स्टडी मैंने की है, इसको मैंने जूम इन किया है, खूब बड़ा सा इसको जूम कर दिया है, तब मुझे चीज़ें दिख रही हैं। अदरवाइज जब मैं इसको जूम आउट करूँगा, कम करता चला जाऊँगा, तो ये फिगर और छोटा होता चला जाएगा, और छोटा होते होते कैसा दिखेगा, ये दोनों लाइन आपस में आपको पैरेलल दिखने लगेंगे। ये दोनों लाइन के बीच में एंगल आपको बहुत छोटा दिखने लगेगा, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा दिखेगा, और जो छोटा करेंगे शायद कुछ ऐसा दिखने लगे। तो कहने का मतलब मेरी ये है कि दिस ऑल द फिनोमिना ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन व्हाट, is basically depends upon the parallax method. You have to understand this concept, parallax method. Parallax method basically defines how easily one can find the relation between whatever we want. Easily करने का मतलब क्या है कि अगर इन सारी चीज़ों को मैं उस सेंस में नहीं पढ़ूंगा, भाई हमने क्या किया है, इसको जूम करके देखा है, बाकी बेसिकली प्रैक्टिकल लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत नज़दीक है, बहुत पास है। अभी मैंने आपसे कह दिया मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ प्लेन सरफेस पे, क्या ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर पाऊँगा, क्या ऐसे एक रे को इंसिडेंट करता हुआ देख पाऊँगा, नहीं देख पाऊँगा। तो कहने का मतलब जो भी फिनोमेना हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं उसको कुछ और नहीं कर रहे हैं, उसको उठा रहे हैं, एक एक पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं तोड़ कर, ताकि चीज़ों को हम समझ पाएँ, जो फिनोमेना होता है बेसिकली। लेकिन वो प्रैक्टिकली होता कैसे है, बहुत पास, बहुत नज़दीक, उसके बीच में गैप आप नहीं बता सकते, उसके बीच में आप tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा नहीं निकाल पाएंगे, इतना छोटा एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पैरेलक्स मेथड यही बताता है। आगे आते हैं, ये हमको प्रूव करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और इस पर हम काम करना शुरू करते हैं। आपको पता है कि मैंने भी आपको पैरेलक्स मेथड बताया, इसका मतलब ये क्लियर हो गया है कि पैरेलक्स मेथड में अगर मैं कंस्ट्रक्शन करना चाहूँ तो कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, और वो इस पूरे फिगर को क्या करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि ये पूरे फिगर को डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली वो चीज़ें माइक्रोस्कोपिक लेवल में कहीं ना कहीं क्या हो रही हैं, उस प्रिज्म के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर घटित हो रही हैं। हमने जो यहाँ पर बनाया है, इट इज़ बेसिकली डमी, इट इज़ बेसिकली अ डमी। आगे आइए, अब देखते हैं, अब शुरू हो गया है आपका ये फिगर। मैंने यहाँ पर क्या किया है, कंस्ट्रक्शन की लाइन खींच दी है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन का लाइन खींच दिया है, जो कि कुछ और नहीं, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। इसको मैंने दे दिया O, इसको दे दिया A, इसको दे दिया B, इसको दे दिया है C। कोई दिक्कत इस बात में नहीं होनी चाहिए।
अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैं एक रे और ड्रॉ कर सकता हूँ, जिसको कि मैं क्या मान सकता हूँ, अल्फ़ा, बीटा, गामा और इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल के बराबर भी मान सकता हूँ, जो कि आपका होना चाहिए व्हाट। पहले मैं फर्स्ट एंगल को ट्राई करता हूँ। अगर मैं इसमें दो ट्रायंगल बनाता हूँ, पहला ट्रायंगल बनाता हूँ आपके लिए, पहला ट्रायंगल जो मैं कंसिडर करने जा रहा हूँ वो लेता हूँ नॉट टैन, ट्रायंगल ए, इसको मान लेता हूँ पी, ठीक है, ट्रायंगल ए पी क्यू, ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी। अगर मैं ट्रायंगल ए पी बी लेता हूँ, ए पी बी, ये ट्रायंगल लेता हूँ, तो आपको पता है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कुछ और नहीं है, किसके किसके बराबर है, वो किसके किसके बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फ़ा प्लस आई किसके बराबर है, बीटा के बराबर है। कोई दिक्कत इस बात में, अल्फ़ा प्लस आई बीटा के बराबर है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। सिमिलरली अगर मैं ट्रायंगल कुछ एक ट्रायंगल और ले लेता हूँ, जो कि आपको कैसा दिख रहा है, जो कि आपको मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मुझे ये कंस्ट्रक्शन कैसा दिख रहा है आपके लिए, बीटा प्लस गामा। अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ आपका ट्रायंगल पी बी सी, पी बी सी, पी सी बी, आप जो भी लेना चाहें, तो आपको क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू वॉट, इज इक्वल्स टू वॉट, आर के बराबर आ रहा है। इस बात में कोई दिक्कत, ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल बना हुआ एक्सटीरियर एंगल और इस ट्रायंगल पर बना हुआ एक्सटीरियर एंगल क्या है, मैंने वही किया है। और ये है कुछ नहीं यार, ये क्लास 9 का एक बुक है, आप जब उठाएंगे 10th की बुक, तो एंगल सम प्रॉपर्टी है। ये क्या बताता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू व्हाट, एक्सटीरियर एंगल। इसी के बारे में बात किया गया और कुछ नहीं किया है। अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो अब देखिए कुछ और काम कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से निकालूँ tan अल्फ़ा, ये तो मैंने पहला स्टेप निकाला है। अगर मैं निकालूँ, स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, N2 से, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, ध्यान रखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि भाई दो मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 N2 है, दो मीडियम लगाना तो स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई बनेगा N1 के साथ और N2 के साथ क्या बनेगा, साइन आर बनेगा। कोई दिक्कत, साइन आई बनेगा किसके साथ, N1 के साथ, और N2 के साथ साइन आर बनेगा। इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। अगर ये हो गया तो आपको मैंने पहले बताया कि दिस इज़ नथिंग बट व्हाट, पैरेलैक्स मेथड। और पैरेलैक्स मेथड में साइन आई साइन आर को बता पाना क्या है, बहुत मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि जो आई है, ये जो आई है, साइन आई है, इसको मैं क्या मान सकता हूँ, इसको समहाउ आई माना जा सकता है। और जो साइन आर है, इसको समहाउ क्या माना जा सकता है, आर माना जा सकता है। क्योंकि पैरेलैक्स मेथड है तो ये सारी चीज़ें माइक्रोस्कोपिक लेवल में बहुत छोटी हैं, तो साइन और कॉस का पता लगाना नामुमकिन है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ N1 आई और इसको लिख सकता हूँ N2 आर। इस बात में कोई दिक्कत, सिंपली मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ मैंने पैरेलैक्स मेथड लगाया है और साइन आर को हटा दिया है। अगला स्टेप में बढ़ता हूँ आगे, थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, ठीक है। अगले स्टेप में देखिए क्या करना है। अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ किसको, आई की वैल्यू, तो N1 आई की वैल्यू पुट करिए, आई की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए तो क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू आपकी आ जाएगी बीटा प्लस अल्फ़ा, सॉरी बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की जगह रखेंगे, आर की जगह क्या रखेंगे, बीटा प्लस गामा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत दिख रही हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि आप जल्दी आप समझ भी पाएँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वीडियो जल्दी बनाना पड़ेगा ताकि आपको लंबी भी ना लगे और बोरिंग भी ना हो आपके लिए वीडियो। ध्यान रखिएगा, कुछ किया नहीं, सेम एज इट इज़ फॉर्मूले के साथ रख दिया है। अगर मैं यहाँ से tan अल्फ़ा की वैल्यू निकालूँ, पहले सबसे पहले हमारा काम होगा tan अल्फ़ा निकालना। tan अल्फ़ा मतलब परपेंडिकुलर और बेस। तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होगी, इसको डैश मान लेता हूँ। अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में लूँ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पैरेलैक्स मेथड में मैं बता रहा हूँ, तो ये दोनों आपको कैसी दिखेंगी, ओवरलैप दिखेंगी। और आपको पता है कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से या फिर पोल से मेजर करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, चाहे यहाँ से मेजर करो चाहे यहाँ से मेजर करो। क्यों, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये दोनों बराबर होने वाले हैं। तो ये डिस्टेंस को क्या मानोगे, यू मानोगे। कोई दिक्कत, इधर बनने वाली डिस्टेंस को क्या मानोगे, वी मानोगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में होता है, सर पॉजिटिव नेगेटिव किधर मानेंगे, तो बस इतना दिमाग में रखना, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जब भी चलोगे तो वैल्यू को पॉजिटिव मानोगे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। लेकिन आपको पता है कि डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो उसके लेफ्ट साइड आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको जाना किधर है, इधर, रे इधर जा रही है, लेकिन डिस्टेंस किधर मेजर कर रहे हो, इधर साइड, रे चलने वाली रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर
परपेंडिकुलर की जगह क्या मान लो, अगर इसको मैं h मान लूँ, h अपॉन u हो जाएगा, माइनस के साथ कोई प्रॉब्लम। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस अगर ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड मानेंगे तो कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। सिमिलरली tan बीटा निकाल लो मेरे भाई, tan बीटा क्या होगा देख लो फटाक से, tan बीटा मतलब h अपॉन ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस कर्वेचर की डिस्टेंस होगी। क्यों, क्योंकि जो नॉर्मल है वो हमेशा कहाँ कट करता है, कर्वेचर पर करता है। तो आपको पता होना चाहिए h अपॉन r हो जाएगा, इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे आइए, सिमिलरली tan गामा भी निकाल लो यार मेरे भाई। tan गामा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan गामा की जगह क्या रखोगे, h। ये डिस्टेंस को r मैंने क्यों माना है, r क्यों माना है भैया, माइनस r मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो कर्वेचर किधर है, निगेटिव साइड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, और क्या बच रहा है, गामा। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, v, इसको क्या मानूंगा, v पॉजिटिव मान रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से इधर की डिस्टेंस क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक ध्यान से 1 मिनट देख लीजिए, फिर मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। आगे आइए, होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब आपको पता है कि अगर मैं साइन आई को आई लिख सकता हूँ, साइन आर को आर लिख सकता हूँ, तो जो आपके टैन अल्फ़ा है वो अल्फ़ा की तरह होंगे, तो इसका मतलब अल्फ़ा की जगह मैं टैन अल्फ़ा भी लिख सकता हूँ। अगर टैन बीटा है जिसको कि मैं बीटा लिख सकता हूँ, तो इस बीटा को मैं टैन बीटा भी लिख सकता हूँ। तो कोई वही चीज़ किया हमने। अब इस बीटा की जगह पर क्या रख दीजिए, n1, बीटा की जगह पर रखिए h अपॉन माइनस आर प्लस माइनस अल्फ़ा की जगह रखिए h अपॉन माइनस यू, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस यू, क्या हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू n2 लगा दीजिए। n2 की जगह क्या रखेंगे, आ जाइए, n2 की जगह रखिए n2, बीटा की जगह क्या रखेंगे h अपॉन माइनस आर, और गामा की जगह क्या रखेंगे h अपॉन वी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हो गया सिंपली, इसको करिए, इन सब में h कॉमन ले लीजिए आप, और इसको कर दीजिए n1 अपॉन माइनस आर, इधर दोनों तरफ से h कॉमन ले लूँगा तो कट जाएगा, और हो जाएगा प्लस n1 अपॉन माइनस यू, सॉरी नॉट माइनस यू, प्लस यू, इक्वल्स टू n2 अपॉन माइनस आर प्लस n2 अपॉन वी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाइए, अगर मैं इसको इधर की ओर और इसको इधर की ओर कर दूं, यानी अगर मैं इसको इधर की ओर कर दूं और इसको इधर की ओर कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला स्टेप मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको साफ़ कर दे रहा हूँ। आप मेरे साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिए एक टॉपिक का, फिर मैं लिखता हूँ। यहाँ कर देता हूँ मैं, देखिए इस स्टेप को मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका, लाइक वाइज टर्म को एक साथ कर रहा हूँ। ये हो जाएगा n1, ये हो जाएगा n1 अपॉन माइनस आर, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस n2 अपॉन आर इक्वल्स टू n2 माइनस वी प्लस n1 माइनस, सॉरी ये इधर जाएगा तो माइनस u हो जाएगा। कोई दिक्कत इस बात में, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब कुछ किया नहीं है, इसको आप आगे पीछे कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ कर देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। 1 सेकंड रुक जाइएगा, 1 सेकंड रुक जाइएगा, इसको मैं रब कर देता हूँ। यहाँ देखिए, इसको मैं रब कर रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला स्टेप कुछ करना नहीं है, 1 सेकंड का काम है। अगले स्टेप में ये डेरिवेशन खत्म। n1 को ले लो कॉमन, सॉरी n2 अपॉन आर माइनस n1 अपॉन आर इक्वल्स टू वॉट, मैं आगे पीछे इंटरचेंज कर रहा हूँ, इक्वल्स टू वॉट n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू। यही सारी चीज़ें थी। अब इसको मैं चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, n2 माइनस n1 अपॉन आर इक्वल टू n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू। ये आ गया आपका डेरिवेशन, और यही आपको प्रूफ करना था और इसी पर आपको डिस्कस करना था। तो ओवरऑल जो मैंने डेरिवेशन आपको बता दिया है, इस डेरिवेशन से एक न्यूमेरिकल पेपर में देखने को आता है। कैसे किया, वीडियो को धीरे से आराम से समझते हुए देखिएगा। कोई भी डाउट आएगा कि वीडियो में कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ये है आपका रेयर से डेंसर जब लाइट को ट्रैवल करते हैं तब रिलेशन कैसे निकालते हैं, इसके बारे में। अगला जो टॉपिक होगा वो आपके लिए होमवर्क है कि जब रे को इधर डेंसर मान लो, इधर डेंसर बना दो और इधर रेयर बना दो, डेंसर से रेयर जब लाइट ट्रैवल करेगी तब कैसे होगा, तब कैसे कंसिडर करेंगे, इसके बारे में बनाना है। तो बस याद रखिएगा कि जब डेंसर से रेयर में आप काम करेंगे तो जो भी चीज़ें अभी तक लिए हैं सेम टू सेम सारी चीज़ें वही लेंगे, लेकिन n1 n2 की जगह वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, वेरिएट कर जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। बस
इस होमवर्क को आप एज अपने होमवर्क ले लीजिए और उसको चेक करके मुझे आंसर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उसके साथ अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मैं उस डेरिवेशन को बता दूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।